हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा। तो हमारा दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए सीए फाइनल का चार्ट रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और लेक्चर 01 आपने देख लिया होगा। पूरा सप्लाई का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से देखा और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। नाउ दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, वो है आरसीएम एंड ईसीओ। तो थोड़ा अब आगे का चार्ट रिवीजन कैसा होगा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम आपको कंप्लीट एडवाइस सजेस्ट करते रहूँगा कि आपने कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, और यस, मैं इंफॉर्मेशन आपको देते रहूँगा। तो बेटा, जैसे मैंने कहा, हमारी चार्ट रिवीजन दो पार्ट में होने वाली है। एक वॉल चार्ट रिवीजन जिसमें हम यहाँ पे लगभग 13 टॉपिक्स देखने वाले हैं, और दूसरा जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक रिवीजन जिसमें हम 14 से लेके 24 टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वॉल चार्ट रिवीजन चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम आते रहेगी, लेकिन इन बिटवीन आपको अगर थोड़ा फास्ट रिवीजन करना है और आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक रिवीजन ये मैंने ऐड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी वहाँ अपडेट हो चुकी है, तो आप वो प्लेलिस्ट से वो चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। यानी कुछ ऐसा होगा कि चार्ट रिवीजन, मेरा वॉल चार्ट रिवीजन कंप्लीटली अपडेट होके आपको आते रहेगा, और यहाँ जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक रिवीजन ये ऑलरेडी अपडेटेड है फॉर दिसंबर 21 एग्जामिनेशन। जो मैंने बूस्टर रिवीजन क्लास में लिया था वही लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो साथ साथ में देखना चालू कर दो, ये मैं अपलोड करते रहूँगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आरसीएम ईसीओ, इसके बाद में कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसे चैप्टर वाइज रिवीजन आपको आते रहेंगे। नाउ डन, आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? कहिए हाय सर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चलिए, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स। देखो, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज और ईसीओ, ईसीओ अंडर सेक्शन 95। तो ये नॉर्मल चार्ज क्या होता है? नॉर्मली जीएसटी जो पेबल है वो सप्लायर ही देता है, वो डिफॉल्ट है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा अंडर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। और नेक्स्ट बेटा ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95, तो ईसीओ उसका टैक्स देगा अंडर सेक्शन 95। अब इंपॉर्टेंट यह है कि रिवर्स चार्ज यहाँ कौन से केस में अप्लीकेबल है, और फिर हम ईसीओ अंडर सेक्शन 95 की बात करेंगे। ठीक है, अंडर सेक्शन 9 पहले ईसीओ को कंप्लीट करते हैं और फिर हम रिवर्स चार्ज में एंटर होते हैं, और रिवर्स चार्ज डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे 95 में ओनली सर्विस नोटिफाई हो सकती है जहां टैक्स ईसीओ देगा, मतलब सप्लायर भी नहीं देगा, रिसिपिएंट भी नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूँगा, ओला, उबेर एक्चुअल सप्लायर है जो टैक्सी सर्विस यहाँ पे दे रहा है। सुनिएगा, एक्चुअल सप्लायर वो है जो यहाँ पे टैक्सी सर्विस दे रहा है, जिसकी टैक्सी है। दूसरा रिसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है, पर इन दोनों को ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ईसीओ, जिसे कहते हैं हम ओला या उबेर। तो लायबिलिटी ईसीओ पे डाल दी गई, ना सप्लायर पे ना रिसिपिएंट पे। लायबिलिटी किसके ऊपर डाल दी बेटा? ओके, ईसीओ पे डाल दी गई। नाउ नेक्स्ट, या इसमें 3 सर्विसेज नोटिफाइड है। पहला सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब और मोटरसाइकिल। इंडिया में जो भी कैब के थ्रू सर्विस दी जा रही है या मोटरसाइकिल के थ्रू, जैसे आप गोवा जाते हो तो मोटरसाइकिल वगैरह भी यूज होती है, और इसमें ईसीओ इन्वॉल्व है, तो इसका टैक्स जो है ईसीओ ही देगा, कैब ऑपरेटर नहीं देगा। यानी 100% टैक्स पेएबल बाय ईसीओ। फिर वो कैब ऑपरेटर रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कैब की सर्विस ईसीओ के थ्रू, ओला उबेर के थ्रू सप्लाई की गई तो उसका टैक्स 100% ईसीओ ही देगा। लेकिन
अकोमोडेशन इन अ होटल और हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग एक्सेट्रा, इसके बारे में थोड़ा अलग है। अब ये दो सर्विसेज और नोटिफाइड हुई, और ये सर्विसेज में ये कहा कि अकोमोडेशन फॉर लॉजिंग और रेसिडेंशियल पर्पस इन होटल, इन गेस्ट हाउस वगैरह होगा। यानी होटल वाले अगर, लॉज वाले अगर ईसीओ सर्विस ले रहे हैं, एग्जांपल ओयो होटल्स, मेक माई ट्रिप, अगर ये ईसीओ सर्विस ले रहे हैं, तो यहां पे लॉ क्या कहता है, अगर वो होटल लॉज अनरजिस्टर्ड है यानी नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो फिर ईसीओ देगा। लेकिन अगर होटल ऑलरेडी जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर्ड है, आई रिपीट, होटल ऑलरेडी जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर्ड है, तो फिर ईसीओ नहीं देगा, फिर होटल लॉज वाला ही जीएसटी देगा। जो क्यों ना बुकिंग ईसीओ के थ्रू हुई, क्यों ना बुकिंग मेक माई ट्रिप के थ्रू हुई, क्यों ना बुकिंग यहाँ पे ओयो के थ्रू हुई, लेकिन अगर होटल लायबल टू रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड है तो होटल वाला ही टैक्स देगा। लेकिन वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड के नीचे उसका टर्नओवर होगा, तो ईसीओ टैक्स देगा। उसके बाद में हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग एंड कारपेंटरी सर्विसेज एक्सेट्रा, इस टाइप की सर्विस होगी। अगर ये ईसीओ यूज कर रहे हैं, अब बेटा ये ईसीओ यूज कर रहे हैं मतलब क्या, ओके, तो अर्बन क्लैप समझ लो, अर्बन क्लैप यूज कर रहे हैं अपनी सर्विस देने के लिए, अगर वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो टैक्स ईसीओ देगा, टैक्स तो देगा और वो टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन वो लायबल टू रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड है तो वो सिचुएशन में टैक्स बेटा यहाँ पे प्लम्बर, हाउसकीपर या कारपेंटर यही टैक्स देंगे, वहां ईसीओ टैक्स नहीं देगा। तो ये चार्ट आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो रेंट कैब में रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया नहीं है, वो कैब ऑपरेटर रजिस्टर्ड हो या ना हो टैक्स तो ईसीओ ही देगा, पर ये दोनों केस में रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद में हम आते हैं बेटा रिवर्स चार्ज पे। ओके, रिवर्स चार्ज एक तो 9(3) का रिवर्स चार्ज है और दूसरा 9(4) का रिवर्स चार्ज है। ओके, पहली बात तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। 9(3) का रिवर्स चार्ज, इसमें गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई होगी। अगर वो गुड्स और सर्विसेज कोई भी सप्लाई करता है तो वो केस में टैक्स रिसिपिएंट ही देगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, टैक्स रिसिपिएंट ही देगा। फिर सप्लायर जीएसटी में क्यों ना रजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिवर्स चार्ज में टैक्स रिसिपिएंट ही देगा, और रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन लेगा 30 दिन के अंदर और रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। तो 9(3) बहुत क्लियर है, इन्होंने जो भी गुड्स और सर्विस नोटिफाइड कर दी उसका टैक्स रिसिपिएंट ही देगा। 9(4) क्या कहता है, 9(4) में अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज अनरजिस्टर्ड बंदा देता है, सुनो कौन देता है, अनरजिस्टर्ड बंदा देता है टू स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी 9(4) का रिवर्स चार्ज प्राइमरीली कब आता है, 9(4) का रिवर्स चार्ज प्राइमरीली तब आता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। ध्यान से सुनना, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और लेने वाला रजिस्टर्ड है तब आता है। तो इसमें गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई होगी जो अनरजिस्टर्ड बंदा सप्लाई करेगा, और रिसिपिएंट जो है यहां पे वो अगर नोटिफाइड होगा तो ये सिचुएशन में रिवर्स चार्ज आएगा। अब 9(3) के रिवर्स चार्ज हम यहां पे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहला मैं लेना चाहूंगा जीटीए सर्विस का। जीटीए के लिए मैंने नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, जीटीए के लिए ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जीटीए को बेटा दो ऑप्शन दिए जीटीए सर्विस को, एक 12% जीएसटी रेट और दूसरा 5% जीएसटी रेट। डेफिनेटली आपको ये याद आ रहा होगा, हमने बहुत अच्छे से लिया। अगर जीटीए 12% में टैक्स देना चाहता है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। सॉरी बेटा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये स्क्रीन पे इतना ही दिख रहा है आपको, क्योंकि बड़ा जूम करूंगा तो वो गायब हो जाएगा फिर से। तो जीटीए बेटा अगर 12% में टैक्स देना चाहता है तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स देगा, और जीटीए ने जो गुड्स परचेज किए वो उसके आईटीसी ले सकता है। ध्यान सुनना, जीटीए ने जो गुड्स परचेज किए वो आईटीसी ले सकता है। तो ऐसे केस में ओके, जीटीए अगर सर्विस दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल चार्ज अप्लीकेबल है और जीटीए उसका आईटीसी लेना चाहता है। लेकिन अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, 12% वाले ऑप्शन में जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब नोटिफाइड कैटेगरी मतलब क्या, कि फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी एक्सेट्रा,
देखो जीटीए 12% के इसमें रजिस्टर्ड को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज ही है और जीटीए आईटीसी लेगा। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड को दे रहा है और सर्विस लेने वाला नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं है तो वो केस में सर्विस एग्जम्प्ट है। पर सर्विस लेने वाला अगर नोटिफाइड कैटेगरी में आता है तो वो केस में यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन दूसरा यहाँ पे ये चार्ट से मेरे साथ समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको थोड़ा अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपके रेगुलर क्लास में मैंने बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया है। लेकिन 5% वाला ऑप्शन, हाँ यहां रिवर्स चार्ज पिक्चर में आता है। 12% में सर्विस किसी को भी दे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा पिक्चर में, वो रजिस्टर्ड को दे या नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड को दे वो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। लेकिन अगर 5% वाला होगा विदाउट आईटीसी, यानी जीटीए आईटीसी नहीं लेना चाहता है और 5% में टैक्स देना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो यहां पे जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है और रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है और ये अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन मतलब मैं ऊपर लिस्ट पढ़ूंगा, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, और वो अनरजिस्टर्ड है और उन नोटिफाइड पर्सन को दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लगेगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लगेगा और इन लोगों को रिवर्स चार्ज के तहत रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसे अनरजिस्टर्ड को दे रहा है जो वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, वो केस में कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो अगर आपको याद है तो नोटिफाइड कैटेगरी में कौन आते हैं, तो नोटिफाइड कैटेगरी में फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद में रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एओपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये जो है ये नोटिफाइड पर्सन की कैटेगरी है। तो स्पेशली अगर 5% वाला क्राइटेरिया होगा तो ऑब्वियसली अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज ही है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज है। और अनरजिस्टर्ड में ये अगर नोटिफाइड कैटेगरी होगी, बी छोड़ के बाकी नोटिफाइड कैटेगरी होगी तो रिवर्स चार्ज लगेगा, बाकी केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग टू जीटीए सर्विस। यहां पे इसमें एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा जिसके ऊपर सवाल आ सकता है कि यस, अगर जीटीए सर्विस आपने गवर्नमेंट को दी, ध्यान सुनना, जीटीए सर्विस आपने अगर गवर्नमेंट को दी और यहां लोकल बॉडी गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी जो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, हाँ वो जिसको सर्विस दिया वो रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है या लोकल बॉडी है पर ओनली टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा और वो सर्विस एग्जम्प्ट है, वो सर्विस एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आपने जीटीए सर्विस ऐसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी या गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी को दिया जो रजिस्टर्ड है और वो अपने अदर टैक्सेबल सप्लाई भी करते, सिर्फ टीडीएस काटने के लिए नहीं, वो अदर टैक्सेबल सप्लाई भी करते और वो उसके लिए रजिस्टर्ड है, तो फिर रिवर्स चार्ज लग जाएगा और रिवर्स चार्ज में उनको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट यहां पे अगर आप ये चार्ट देखते हो तो वो 12% हो या 5% हो, अगर जीटीए ऐसे अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है, फिर वो क्यों ना 12% हो या क्यों ना 5% हो। ये हमने जीटीए सर्विस के बारे में रिवर्स चार्ज में देखा। उसके बाद में लीगल सर्विस, दूसरा रिवर्स चार्ज है लीगल सर्विस। अगर लीगल सर्विस प्रोवाइडेड, पहली बात तो यहां पे सर्विस नोटिफाइड है 93 में लीगल सर्विस, और ये लीगल सर्विस प्रोवाइड की गई बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, बाय सीनियर एडवोकेट और बाय फर्म ऑफ एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर ये बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी मतलब हर वो एंटिटी जो 9 कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी कर रही है, बिजनेस की जो 9 एक्टिविटी कर रही है, तो ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो केस में बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, ये वर्ड पे मैं ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि रिवर्स चार्ज उसी बिजनेस एंटिटी पे आएगा जो टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया में है, तो उसको लगेगा। अब ध्यान रखिए कि ये इंडिविजुअल, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट ये अलग से दिया है। सीनियर एडवोकेट मतलब यहाँ हाईकोर्ट का एक डेजिग्नेशन होता है सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, और वो बिजनेस एंटिटी को ये लीगल सर्विस दिया तो ही रिवर्स चार्ज है। समझ लो एडवोकेट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया तो रिवर्स चार्ज नहीं है, सर्विस यही होनी चाहिए और वो है लीगल सर्विस की डेफिनेशन। लीगल सर्विस की डेफिनेशन मतलब क्या, वो रिप्रेजेंटेशन सर्विस दे रहा है या कोई भी ब्रांच ऑफ लॉ में एडवाइस दे रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, तो उसे लीगल सर्विस माना जाएगा।
नेक्स्ट बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैं कह देता हूं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये जो है ये प्राइवेट कोर्ट है। ओके, जैसे आर्बिट्रेटर, सिंपल वर्ड में मैं इसको कहूंगा आर्बिट्रेटर। तो सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगी, तो ऐसे केस में इसका रिवर्स चार्ज में जीएसटी बिजनेस एंटिटी पे करेगा और आर्बिट्रेटर पे नहीं करेगा। आई रिपीट, आर्बिट्रेटर पे नहीं करेगा। उसके बाद में स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस में जैसे कोई इवेंट है और वी स्मार्ट ने स्पॉन्सर कर दिया, तो मैंने तो स्पॉन्सर्ड अमाउंट दिया, पर जिसने इवेंट किया हुआ है वो मुझे सर्विस दे रहा है जो वी स्मार्ट का ब्रांड बढ़ा रहा है। तो ऐसे केस में कोई अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बाय एनी पर्सन, यहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विस लर्न करके जाना, सर्विस देने वाला कोई भी हो, मतलब सर्विस देने वाला यहाँ पे कि बॉडी कॉर्पोरेट हो, सोसाइटी हो, या फिर इंडिविजुअल हो, कोई ट्रस्ट हो, गणपति ट्रस्ट हो, कोई भी हो, लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो यहां पे आपको ध्यान लेने वाले पे देना है। लेने वाला अगर यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होगा तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो गवर्नमेंट सर्विस में वो क्या कहते हैं, एनी सर्विस, स्टार्ट देखो कैसा है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, तो वो रिवर्स चार्ज में है। ओके, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में। अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में है। दूसरा सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन रिलेशन टू स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा, हाँ, सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कोई स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट वगैरह, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में है। नेक्स्ट बेटा यहां पे वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की सर्विस, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर गवर्नमेंट की सर्विस। ये जो चार सर्विसेज है, थोड़ा इसको नोट से अच्छे से पढ़ लेना, मैं तो यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। पहला रेंटिंग, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विस देता है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर गवर्नमेंट सर्विस देता है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, नेक्स्ट एंट्री कहती है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब मैं दो एंट्री साथ में पढ़ूंगा, एंट्री 5 और 5A, और स्पेशली आपका ध्यान मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लाऊंगा। अगर गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया बिजनेस एंटिटी को, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, उसका टैक्स गवर्नमेंट देगा। उसका जैसा कोई पान शॉप है और पान शॉप के लिए, यहाँ कोई पान शॉप है और उसके लिए लोकल अथॉरिटी ने स्पेस दिया रोड पे और उससे रेंट ले रही है लोकल अथॉरिटी। अब वो पान वाला जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका टैक्स पे होगा और उसका टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में वो लोकल अथॉरिटी पे करेगी। पर कोई ओके ब्रिज के नीचे शॉप है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे शॉप है और वो रेंट पे लिया और वो सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो रेंटिंग के लिए ख्याल रखना, रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन सर्विस, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सवाल आएगा पर बता देता हूं। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर, मतलब मेरे पास प्लॉट है और मैंने डेवलपमेंट राइट्स दिए प्रमोटर को, कोई बिल्डर को, ओके, या मैंने एफएसआई दिया कोई प्रमोटर या बिल्डर को, तो वो जो मैं डेवलपमेंट राइट्स का पैसा लूंगा या एफएसआई का पैसा लूंगा, ओके, वो जो है उसका टैक्स मैं नहीं, प्रमोटर यहां पे करेगा। नेक्स्ट भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का लॉन्ग टर्म लीज। अगर समझ लो मेरा ओके कोई प्लॉट है और मैंने एक डेवलपर को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया कि भाई देखो क्या कंस्ट्रक्ट करना है कर, तो इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता है, और 99 ईयर्स के लिए मैंने उसको दे दिया। तो लॉन्ग टर्म लीज के लिए अगर मैंने दिया है बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो अब यह मैंने प्रमोटर को दिया होगा और लॉन्ग टर्म लीज के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दिया होगा, तो वो केस में रिवर्स चार्ज में प्रमोटर उसका टैक्स पे करेगा। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ख्याल रहे
अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कोई भी डायरेक्टर अपने कंपनी को सर्विस दे रहा है या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो वो केस में रिवर्स चार्ज है। यहाँ एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी आया, और वो क्या, क्योंकि लोग डायरेक्टर को सैलरी भी मिलती है और डायरेक्टर को अदर रेम्यूनरेशन और फीस भी मिलती है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी से डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो क्या सैलरी पे भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा, कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है और कि डायरेक्टर सैलरी मिल रही है तो उस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा क्या, तो जबकि शेड्यूल 3 ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, तो फिर डायरेक्टर सैलरी पे क्या रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, अगर इनकम टैक्स एक्ट में डायरेक्टर को जो सैलरी और रेम्यूनरेशन दिया गया तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी का टीडीएस काटा हुआ है, उन्होंने बेस लिया इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में अगर उसके ऊपर टीडीएस काटा होगा तो उसे सैलरी मानी जाएगी, शेड्यूल 3 में उसके ऊपर सप्लाई नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ने डायरेक्टर को कोई ऐसा पैसा दिया जिसका टीडीएस सेक्शन 192 में नहीं काटा गया, ठीक है, 192 में उसका टीडीएस नहीं काटा गया एज अ सैलरी, तो फिर वो एनी सर्विस बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। जैसे सिटिंग फीस है, डायरेक्टर्स कमीशन है, जिसका एज अ सैलरी टीडीएस नहीं काटा तो फिर उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंश्योरेंस एजेंट, कोई भी सर्विस अगर इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी पे तो रिवर्स चार्ज में वो इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन है रिवर्स चार्ज में यहां पे इंश्योरेंस कंपनी उसका टैक्स पे करेगी। रिकवरी एजेंट, जैसे बहुत सारे बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो लोन दिया जाता है, एनपीए हो जाता है, लोग भरते नहीं है, तो अगर यहाँ पे रिकवरी एजेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रिकवरी एजेंट अगर बैंक को, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को इनर टैक्सेबल सर्विस दे रहा है तो वो टैक्स रिकवरी एजेंट पे नहीं आएगा। ओके, उनका जो भी कमीशन बनता है फॉर रिकवरी उसका टैक्स रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कॉपीराइट सर्विसेज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट इन रिलेशन टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर ऑफ द लाइक। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, हाँ ये पहले वाले इसमें ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ये काट दो और ये ऑथर काट दो, मैं जानबूझ के लिख के आपसे कटवा रहा हूं। ओके, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क और ऑथर, ओके ये सेकंड एंट्री में कवर किया है। पहली एंट्री में ये है कि अगर इंडिया में किसी भी यहां पे बंदे ने अपना ओरिजिनल टैलेंट में भी ड्रामेटिक वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, ओके यहां पे वो किसी म्यूजिक कंपोजर को, फोटोग्राफ को, आर्टिस्टिक को, ओके यानी वो म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, आर्टिस्ट हो और उसने म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक इनको दिया है। एक मिनट, एक बार फिर से, कोई भी कॉपीराइट्स दिए हैं ड्रामेटिक वर्क के, म्यूजिकल वर्क के, ओके बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट टू म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक, तो रिवर्स चार्ज में म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक ये टैक्स पे करेगी, ठीक है, वो टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर आप कॉपीराइट दे रहे हो ओरिजिनली लिटरेरी वर्क के बाय एन ऑथर टू पब्लिशर, ये थोड़ा ख्याल रखना, बाय एन ऑथर टू पब्लिशर, तो यहां पे अगर आप बुक पढ़ोगे, क्योंकि चार्ट में पॉसिबल नहीं था, अगर आप बुक पढ़ोगे तो मैंने बुक में क्या लिया है कि आपका लिटरेरी वर्क, कोई किताब आपने लिखी है, जैसे मैंने कोई आईडीटी पे किताब लिखी है और ये आईडीटी पे जो मैंने किताब लिखी है बेटा, ये किताब मैं कोई पब्लिशर टैक्समैन को दे रहा हूं, लिटरेरी वर्क है, ठीक है। तो ये एरिया में लिटरेरी वर्क को आपको दो ऑप्शन दिए जीटीए जैसे, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। डिफॉल्ट तो रिवर्स ही है, मतलब क्या, अगर मैं अपने बुक के कॉपीराइट्स ले रहा हूं और पब्लिशर को राइट्स दे रहा हूं तो कॉपीराइट का जो पैसा मुझे मिलेगा उसका रिवर्स चार्ज में पब्लिशर पे लायबिलिटी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ओनली ये जो लिटरेरी वर्क को फॉरवर्ड चार्ज में भी रखा है। अगर ऑथर खुद चाहे कि नहीं 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 मैं खुद टैक्स दूंगा इसका, क्योंकि खुद टैक्स देने के बेनिफिट क्या है, मुझे आईटीसी मिल जाता है, तो नहीं मैं इसका खुद टैक्स दूंगा, तो अगर ऑथर चाहे तो
रिवर्स चार्ज में न जाते हुए उसको फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है और खुद उसका टैक्स पे करके आईटीसी भी ले सकता है, जिसका उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसने डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा कि मैं इसका टैक्स दूंगा, और यहां पे डिक्लेरेशन देने के बाद ये फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है। लेकिन ये फॉरवर्ड चार्ज में सिर्फ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क आ सकता है, वैसे तो रिवर्स चार्ज। अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो पहले तो आप ऐसा ही लिखोगे कि ये रिवर्स चार्ज ही लगेगा, यानी पब्लिशर ही टैक्स देगा, लेकिन अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है। पर ये जो फॉरवर्ड चार्ज वाला कंसेप्ट है, ये ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क या इसको नहीं लगेगा, ये सिर्फ लिटरेरी वर्क को लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, यहां पे मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक कमिटी है जो फॉरेन लोन पे ध्यान रखती है, जिसको ओवरसीइंग कमिटी कहते हैं। तो उसके मेंबर ने अगर यहाँ पे आरबीआई को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज में आरबीआई टैक्स देगी। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब सुनो, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या है? बैंक के जितने भी लोन के प्रोडक्ट्स होते हैं, लोन के प्रोडक्ट्स, उनको ये प्राइवेट एजेंट्स प्रमोट करते हैं। ओके, मतलब अगर आप कार लेने गए तो शोरूम में देखो छोटे छोटे काउंटर होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, और वहाँ काउंटर होते हैं, तो वो बैंक के एम्प्लॉय थोड़ी होते हैं, वो ऐसी प्राइवेट पर्सन है जो बैंक के लोन को प्रमोट करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं और बैंक से लोन से प्रोसेस करवा के देते हैं, उनको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई अगर सर्विसेज दे रहा है तो अब देखो रिवर्स चार्ज कब लगेगा? अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होगा, कम ऑन, ये ध्यान रखना है, अगर ये इंडिविजुअल होगा और वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो इंडिविजुअल है और वो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं, वो फॉरवर्ड ही रहेगा। रिवर्स चार्ज कब? जब ऐसा 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 होगा तो रिवर्स, मतलब सर्विस जो है ये होनी चाहिए, सप्लायर इंडिविजुअली होना चाहिए और रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए, तो रिवर्स चार्ज। अगर ऐसा 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 नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा बेटा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, बिजनेस फैसिलिटेटर। अब ख्याल रहे, सर्विस सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। ये बिजनेस फैसिलिटेटर जो है ये एक स्पेशल एग्जाम होती है और कि ये भी बहुत सारे बैंकिंग को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज देते हैं। तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी पे टैक्स आएगा। दूसरा, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, सर्विस सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ख्याल रहे, अब बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है ये एक तरह का ही एक सेम डेजिग्नेशन होता है, ये बहुत सारी बैंकिंग सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग आपको रेगुलर बुक में मैंने दिया है, ओके, वो आपने पढ़ लेना। ओके, तो ऐसे केस में अगर कोई एजेंट है और वो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट है और उसने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज है। ख्याल रहे, ये रिवर्स चार्ज बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट होगा तो ही, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर का यहां पे एजेंट होगा तो उसको नहीं। वो बहुत क्लियर वर्ड में आना चाहिए कि एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है और वो ये है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंकिंग को सर्विस दिया, सुनो ध्यान से, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंकिंग को सर्विस दिया तो क्या वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा? नहीं, रिवर्स चार्ज आने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग को देना चाहिए तो रिवर्स चार्ज है। सर दोनों तो एक ही है ना, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है, उनका रोल एक जैसा है पर दोनों के डेजिग्नेशन अलग है। तो इन्होंने जो है बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग को देगा तो रिवर्स चार्ज, बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग को देगा तो रिवर्स चार्ज नहीं। और सेकंड केस में एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज आएगा। नेक्स्ट बेटा, सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ, नेक्स्ट देखिए सिक्योरिटी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्विस रिवर्स चार्ज कब? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। मतलब अगर इंडिया का समझ लो सप्लायर कौन होना चाहिए, मैं आगे लूंगा।
ओके अगर आपकी सर्विस इस तरह से हो रही कि जहां आप पर्सन्स फॉर सिक्योरिटी दे रहे हो, जैसे वॉचमैन सर्विसेज है, ओके ये सिक्योरिटी सर्विस है, बॉडीगार्ड सर्विसेज है, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होना जरूरी है। ओके अब सिक्योरिटी जो है आपको डॉग स्नीपर दिए गए, नहीं वो नहीं, सीसीटीवी सिक्योरिटी दिया गया, वो नहीं, आप ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज जिसमें पर्सन सप्लाई हो रहे हैं, वॉचमैन है, बॉडीगार्ड है, और सर्विस देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा। आई रिपीट, सर्विस देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सुनो, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना तो रिवर्स चार्ज। तो यहां पे अपने आप को थोड़ा समझाना कि भाई ये ऐसा 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 होगा तो रिवर्स। तो फॉरवर्ड चार्ज कब, मतलब आपकी सर्विस सिक्योरिटी सर्विस है पर सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विस है, तो फिर ये रिवर्स चार्ज में नहीं, ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा क्योंकि पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, सर्विस देने वाला ओके बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। हाँ, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स चार्ज में आएगा। तीसरा, लेने वाला अनरजिस्टर्ड है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं, फिर फॉरवर्ड चार्ज। लेने वाला रजिस्टर्ड होगा तो ही यहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। लेकिन उसको एक एक्सेप्शन है, अगर सर्विस लेने वाला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी होगा और गवर्नमेंटल अथॉरिटी होगा जो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस रजिस्टर्ड है, ये वर्ड ध्यान सुनना, वो जो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस रजिस्टर्ड है वो लेने वाला होगा, तो इवन दो वो रजिस्टर्ड होगा, पर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है या लोकल अथॉरिटी है तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, सेम कंसेप्ट हमने जीटीए में भी देखा था, पर जीटीए में एग्जम्प्टी है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। अगर जीटीए सर्विस ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को या लोकल अथॉरिटी को दिया गया जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो सर्विस ही एग्जम्प्ट है। लेकिन यहां सर्विस एग्जाम नहीं है। अगर सिक्योरिटी सर्विस ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है तो यहां रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। ओके, उसके बाद में बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, उसके बाद में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। ओके, यहाँ तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, रेगुलर क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम आपको बना के दिए, वो जरूर पढ़ना। ओके, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ख्याल रहे पहली बात तो रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो। सुनो, आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरा, वो मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, मतलब अगर आप ऐसा मोटर व्हीकल जो गुड्स को लेके जाता है, जैसे ट्रक हुआ, लॉरी हुई, अगर वो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा अगर वो मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। अब और एक बात आ गई, मतलब आपने अगर समझ लो आपने आपकी कार रेंट पे दी और जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल नहीं, जैसे मैंने अपनी 50 कार एक सॉफ्टवेयर कंपनी को रेंट पे दी पर मैंने फ्यूल वगैरह नहीं कहा, भाई मंथली मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए, मैं फ्यूल कॉस्ट नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। अगर आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है आपके कंसिडरेशन में, मतलब आप 10 रुपीज पर किलोमीटर, 20 रुपीज पर किलोमीटर जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो ही ये रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। तो ख्याल रहे, रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा, मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, वो मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, ये सब चीजें फुलफिल होगी तो रिवर्स चार्ज होगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन, सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कोई भी पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो दे रहा है सर्विस। हाँ, डज नॉट इश्यू इनवॉइस 6%। और ख्याल रहे, मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को भी दो ऑप्शन है, आइदर 12% या 5%। अगर ये 12% ऑफ कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज, अगर ये 12% ऑफ नहीं कर रहा है यानी 5% के लिए ऑफ कर रहा है तो रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी जीटीए जैसा क्राइटेरिया है कि अगर आप ऐसा मोटर व्हीकल जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, जो रेंट पे दे रहे हो, जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप 12% की स्कीम में नहीं हो, सुनिए आप 12% की स्कीम में नहीं हो और सर्विस आपने बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो ही रिवर्स चार्ज है, यानी आपने अगर सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं है। यानी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है कि सर्विस देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जो 12% के लिए ऑफ नहीं करने वाला है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो ही रिवर्स चार्ज है, और ये सब कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब लास्ट जो है बेटा वो है यहाँ पे
लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी यानी क्या कि आपने जो शेयर्स बाय किए, जैसे मैंने शेयर्स बाय किए हुए हैं, ओके, और यहाँ पे एग्जांपल लो ओएनजीसी के शेयर बाय किए, और मेरा एटीट्यूड रहता है जब भी मैं शेयर बाय करता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं कोई शॉर्ट टर्म में बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं 4-5 साल के हिसाब से मैं बाय करता हूँ, ठीक है, शेयर। तो अब क्या होता है कि एक बंदा है, समझ लो मेरा कोई फ्रेंड है, और मेरा जो फ्रेंड है बेटा यहाँ पे उसको सिक्योरिटी में खेलना है पर उसके पास पैसा नहीं है, और मैंने जो है लगभग अज्यूम करो 50 लाख के शेयर बाय करके रखिए, मेरे डीमैट में पड़ा हुआ है शेयर, और 5 साल के लिए मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे पास आया, उसने कहा कि यार तेरे शेयर मुझे लेन कर दे, मैं बोरो करना चाहता हूँ, मतलब टेम्पररी उसको मैं बोरो कर दूंगा कि भाई मेरे डीमैट से उसके डीमैट में आए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है पर उसको शेयर मार्केट समझता है, उसको डेली बेसिस पे वो पैसा कमा सकता है, तो वो उसने मेरे से बोरो किया शेयर, मैंने उसको लेंड किया, तो ऐसी सिक्योरिटी लेंड कर सकते हो आप। लेकिन फिर मेरा फायदा क्या, मेरा फायदा है कि जो भी वो कमाएगा उसमें मेरा प्रीमियम रहेगा, मेरा शेयर रहेगा, क्योंकि मैंने उसको लेंड किया हुआ है, और 2 साल के लिए लेंड किया है तो 2 साल के अंदर मुझे उतने शेयर्स वापस करने पड़ेंगे। तो इंडिया में कोई भी अगर लेंडिंग करता है सिक्योरिटी की जिसका वो प्रीमियम कमाता है उस बंदे से, तो अगर सर्विस लेंडर ने दिया टू बोरोवर तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बोरोवर पे आएगी। तो ये हमने 9(3) के रिवर्स चार्ज देखे बेटा, ओके। तो 9(3) के ये सारे रिवर्स चार्ज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, ओके। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, पहला जीटीए, दूसरा लीगल सर्विस, तीसरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ओके, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट में स्पेशल ध्यान देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन की 2 सर्विस, डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट, रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉपीराइट सर्विसेज जिसमें आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके, लिटरेरी वर्क पे ये एरिया में क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद में मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी वगैरह पे नहीं आएगा। डीएसए में ख्याल रखना इंडिविजुअल ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया, बिजनेस फैसिलिटेटर में ख्याल रखना कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को देता है तो रिवर्स चार्ज, करस्पॉन्डेंट देता है तो रिवर्स चार्ज नहीं, हाँ एजेंट करस्पॉन्डेंट को देता है तो रिवर्स चार्ज। उसके बाद में सिक्योरिटी सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ सकता है। चलिए अब हम देखेंगे नोटिफाइड सर्विसेज अंडर आईजीएसटी, यानी इसके पहले अभी हमने जो देखा वो सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी सबके लिए रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है। अगर हम बात करें सीजीएसटी की तो सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड है, आईजीएसटी की बात करें तो सेक्शन 5(3) में नोटिफाइड है। अब बेटा यहाँ पे 2 ऐसी सर्विसेज है जो स्पेशली आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है। उसमें पहली अगर हम सर्विस ले तो इंपोर्ट सर्विस, इंपोर्ट सर्विस में एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन इन इंडिया अदर देन एनटीओआर, मतलब बाहर से कोई भी सर्विस इंडिया में देगा, ध्यान सुनिएगा, बाहर से कोई भी सर्विस इंडिया में देगा तो रिवर्स चार्ज आएगा, अदर देन एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। इसके बारे में मैंने आईजीएसटी एक्ट में डिस्कस किया है। एनटीओआर मतलब इंडिया के ऐसे इंडिविजुअल या गवर्नमेंट जो सर्विसेज बाहर वालों से ले रहे हैं अदरवाइज देन फॉर बिजनेस और कॉमर्स, उसे एनटीओआर कहा जाता है। तो अब इसमें अगर मैं ये रिवर्स चार्ज, एग्जम्पशन और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 14 तीनों अगर साथ में लूं तो इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, बाकी तो डिटेल डिस्कशन हम आईजीएसटी एक्ट में करेगी। और वो ये है कि ओआईडीएआर सर्विसेज जो डिफाइंड है ओके अंडर आईजीएसटी एक्ट, अगर ओआईडीएआर सर्विसेज बाहर से इंडिया में आ रही है और कोई ऐसा इंडिविजुअल ले रहा है या गवर्नमेंट ले रही है जो अदर देन फॉर बिजनेस ले रही है और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे एनटीओआर कहा जाएगा, जिसका जीएसटी रिवर्स चार्ज में एनटीओआर नहीं देगा वो ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइडर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है सेक्शन 24 में। तो बाहर से जब सर्विस इंडिया में देगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा और वो सप्लायर टैक्स देगा, वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन OIDAR सर्विस टू NTOR, सुनना, OIDAR सर्विस टू NTOR छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस इंडिया में आती है तो रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा। इवन OIDAR सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी लेता है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो एनटीओआर के डेफिनेशन में नहीं आता है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी ये मत समझना है कि ओआईडीआर सर्विसेज कभी रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। ओआईडीएआर सर्विसेज रिवर्स चार्ज में तब नहीं आएगा जब एनटीओआर ने लिया, अगर किसी और ने लिया होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा बेटा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओआईडीआर सर्विस। दूसरा,
अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी फॉर सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, ख्याल रहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, और ये सर्विस देने वाला कौन, तो पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी फॉरेन शिपिंग कंपनी, और सर्विस लेने वाला इंपोर्टर है, तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी इंपोर्टर पे आएगी। याद रखने लायक बात, यहां पे ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को अप्लीकेबल है। दूसरा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल होना चाहिए, और तीसरा सर्विस देने वाला फॉरेन शिपिंग कंपनी होनी चाहिए, लेने वाला इंपोर्टर होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होती है तो रिवर चार्ज में यहां लायबिलिटी आएगी। ये तो हमने देखा 9(3) का रिवर चार्ज। अब 9(4) की रिवर चार्ज में अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो 9(4) के रिवर चार्ज में 3 सर्विसेज नोटिफाइड, सॉरी 3 एक्टिविटी नोटिफाइड है। पहला, ये तीनों कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है जहां लायबिलिटी प्रमोटर पे लाई गई। ध्यान से सुनना, जहां लायबिलिटी जो है वो प्रमोटर पे लाई गई, ठीक है। अगर प्रमोटर, इसलिए मैं पहले ही स्टार्ट ऐसे करूंगा, अगर प्रमोटर यहां पे कोई प्रोजेक्ट के लिए इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीदता है तो बाय नोटिफिकेशन एक कंडीशन है, जो कंस्ट्रक्शन के नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर बाय नोटिफिकेशन एक कंडीशन है कि उस प्रमोटर को एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा और 20% अनरजिस्टर्ड से अलाउड है। और जो 20% अनरजिस्टर्ड से अलाउड है उसमें तो जीएसटी का सवाल ही नहीं, रिवर चार्ज में भी सवाल नहीं है, तो 20% तो अलाउड है, लेकिन 80% मिनिमम जो है वो रजिस्टर्ड से खरीदना पड़ेगा। और यहां गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 80% से कम खरीदा, किससे, यहां पे अनरजिस्टर्ड से, इनपुट और इनपुट सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से 80% से कम खरीदा, समझ लो आपने 70% अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो आपने 80% का कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो जो गैप है टू मेक इट 80, सुनना, जो गैप है टू मेक इट 80, 10% का गैप है, उसी 10% पे रिवर चार्ज आएगा। तो 80% होने के लिए जितना भी गैप रहेगा, आई रिपीट 80% होने के लिए जितना भी गैप रहेगा उतने डिफरेंस पे यहां पे रिवर चार्ज आएगा। दूसरा, सीमेंट अगर आप 1 रुपए का भी खरीदते हो तो टोटली रिवर चार्ज में, अगर वो अनरजिस्टर्ड से खरीदा गया, क्योंकि 9(4) का रिवर चार्ज सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, लेने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए, और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, तो रिवर चार्ज लगता है। तो अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो रिवर चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 80% वाला क्राइटेरिया है उसमें जो इनपुट है, उस इनपुट में एक इनपुट जिसका नाम है सीमेंट तो आपका 100% परचेज जो है वो रजिस्टर्ड से ही होना चाहिए। अगर 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड से हुआ तो रिवर चार्ज जो है बेटा यहां अप्लीकेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट, यहां पे कैपिटल गुड्स, अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स की यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा कैपिटल गुड्स भी 100% परचेस रजिस्टर्ड से होनी चाहिए। 1 रुपए की भी परचेस अनरजिस्टर्ड से हो गई तो यहां पे रिवर चार्ज लग जाएगा। तो ये 3 एक्टिविटी हमने देखी थी यहां पे। तो इस तरह से हमारा 9(3), 9(4) और 9(5) ये तीनों इस पे डिस्कशन हमने खत्म किया। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है मेरा जल्द ही आएगा, रिवीजन सेशन फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलिए यहाँ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिएगा। और देखो, ये रिवीजन और क्वेश्चनर डिस्कशन मैं अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चनर आप खुद सॉल्व कीजिए, जितना डिस्कशन मेरे से हो सकता है मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन बस दोनों कंप्लीट कीजिएगा और इस बार 80 पार। Thank you to all of you.